पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भूकंप यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक। अब तक हमने भूमंडल की रेखाओं यानी नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का अध्ययन किया। अब हम समूचे भूमंडल का अध्ययन करें। इस क्रम में सबसे पहले हम ये समझ लें कि भूमंडल को मुख्यतया 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 1 थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, 2 जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, 3 वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार भूमंडल पर 71.3% जल तथा 28.7% थल है। सतह से 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल व्याप्त माना जाता है। अब हमें इन तीनों भागों का अध्ययन करना है, किंतु इनके पूर्व हम एक अन्य अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उससे उत्पन्न होने वाले भूकंप एवं सुनामी जिनका कि भूतल पर व्यापक प्रभाव पड़ता है का अध्ययन कर लें। अतः अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। एडवर्ड सुएस, आर्थर होम्स, वॉन्डर ग्रैंड, हॉब्स, जेफ्रे आदि उनमें प्रमुख हैं। एडवर्ड सुएस के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 प्रमुख पेटियां हैं। 1 सियाल, 2 साइमा, 3 निफे। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1 सियाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। इसकी गहराई सतह से 300 किलोमीटर तक है। ये चट्टानी पदार्थों से निर्मित है। इसमें सिलिकॉन एवं अल्मुनियम तत्वों की प्रचुरता है। इसका घनत्व 2.9 तक माना जाता है। 2 साइमा। सियाल के नीचे 300 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर की गहराई तक की परत को साइमा कहते हैं। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 तक माना जाता है। इस पेटी में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम तत्वों की प्रचुरता होती है। ताप की अधिकता के कारण ये पेटी अर्ध तरलावस्था में है। ज्वालामुखी क्रियाओं की उत्पत्ति इसी पेटी से होती है, इसलिए इसे ज्वालामुखी परत यानी वोल्केनिक लेयर भी कहते हैं। 3 निफे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को निफे कहते हैं। इसका घनत्व 11 से भी अधिक माना जाता है। इसमें निकिल एवं फेरियम जैसे तत्वों की प्रचुरता है। चूंकि फेरियम लोहे का ही रूप है तथा पृथ्वी के कोर में लोहे की उपस्थिति से पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति होती है। इन्हीं भारी तत्वों की प्रचुरता के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसी पेटी से उत्पन्न हुई है। तापाधिक्य के कारण ये पेटी पूर्ण तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभिनव मत। एडवर्ड सुएस के मत से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, लेकिन अब नए अनुसंधानों के आ जाने से ये मत पुराना माना जाने लगा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके।
भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन के विश्लेषण के पश्चात पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना की जानकारी मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को समझने से पहले हम ये जानें कि भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं और इनसे हमें कैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के नाम से जाना जाता है। इनमें पी और एस तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सफलता मिली। पी तरंग ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों में संचरण करने में सक्षम होती है, किंतु पी तरंग की गति सर्वाधिक ठोस में, फिर द्रव्य में और सबसे कम गैस में होती है, जबकि एस तरंग ठोस एवं गैस में ही संचरण कर सकती है। एस तरंग द्रव्य यानी तरल में संचरण नहीं करती है। इन्हीं तरंगों के संचरण की गति एवं संचरण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिली। इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न हैं। 1. भूपरपटी यानी क्रस्ट। 2. मेंटल। 3. क्रोड यानी कोर। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. भूपरपटी यानी क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है। ये भाग ठोस अवस्था में है। ये बहुत भंगुर यानी ब्रिटल है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों में अलग अलग पाई जाती है। महाद्वीपों में इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, जबकि महासागरों के नीचे मात्र 5 किलोमीटर है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में इसकी औसत मोटाई अधिक होती है। जैसे हिमालय के नीचे भूपरपटी की मोटाई 70 किलोमीटर है। इस प्रकार क्रस्ट की मोटाई 0 से 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 उपभागों में बांटा जाता है। 1. ऊपरी क्रस्ट तथा 2. निचली क्रस्ट। निचली क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। चूंकि पी लहर की गति ठोस में ज्यादा होती है, अतः ये सिद्ध हो जाता है कि निचली क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट के घनत्व से ज्यादा है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 2. मेंटल। भूगर्भ में क्रस्ट के नीचे से 2900 किलोमीटर की मोटाई वाला पृथ्वी का आंतरिक भाग मेंटल कहलाता है। इस परत के 2 भाग होते हैं। 1. ऊपरी मेंटल, ये क्रस्ट की निचली सीमा से 700 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग कहलाता है, तथा 2. निचली मेंटल, ये भाग 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल में भूकंपीय लहरों की गति क्रस्ट की अपेक्षा बढ़ जाती है। निचली क्रस्ट में पी लहर की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी का सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1909 में मोहरोविकिक ने किया था, जिनके नाम पर इस असंबद्धता का नामांकन किया गया। मोहरोविकिक असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद पी लहर तो पार होती है, लेकिन एस लहर इस सीमा को पार नहीं कर पाती है। चूंकि एस लहर ठोस एवं गैस में चलती है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि 2900 किलोमीटर के बाद ठोस एवं गैस तो नहीं है। 2900 किलोमीटर के बाद पी लहर पार होती है।
3. क्रोड यानी कोर। भूगर्भ में मेंटल के नीचे से 6,378 किलोमीटर की मोटाई वाला पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड को 2 उपभागों में विभक्त किया जाता है। एक, बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर। इसकी सीमा का निर्धारण 2,900 किलोमीटर से 5,100 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ये भाग तरल अवस्था में है। 2. आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर। इसकी सीमा का निर्धारण 5,100 किलोमीटर से 6,378 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ये भाग ठोस अवस्था में है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों एवं उनके वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। 2,900 किलोमीटर की गहराई के बाद पी लहर तो पार होती है, लेकिन एस लहर इस सीमा को पार नहीं कर पाती है। चूंकि एस लहर ठोस एवं गैस में चलती है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि 2,900 किलोमीटर के बाद ठोस एवं गैस तो नहीं है। 2,900 किलोमीटर के बाद पी लहर पार होती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 2,900 किलोमीटर के बाद तरल यानी लिक्विड अवस्था है। फिर 5,100 किलोमीटर की गहराई के बाद पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके बाद ठोस अवस्था है, क्योंकि ठोस में पी लहर की गति सर्वाधिक होती है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6,300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि केंद्र भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना हुआ है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि एडवर्ड सुएस ने इसे निकिल व लोहे के बने होने के कारण निफे नाम दिया था। भूकंप एवं सुनामी। ये एक प्रकार की अनपेक्षित, अप्रत्याशित, असामान्य, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं। संकट, विपदा, प्रकोप, विपत्ति, प्रलय आदि आपदा की हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा में आपदा के लिए मुख्यतया डिजास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु जिस प्रकार हिंदी भाषा में आपदा के अनेक पर्यायवाची या समानार्थी हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में डिजास्टर शब्द के क्राइसिस यानी संकट, कैलामिटी यानी विपदा, रिस्क यानी खतरा, कैटास्ट्रॉफी यानी प्रलय आदि अनेक पर्यायवाची हैं। परिभाषा। भूगर्भ आंतरिक शक्तियों की हलचलों का केंद्र है। इन भूगर्भिक हलचलों के कारण जब कभी कहीं भूपट्टी अर्थात पृथ्वी की सतह अचानक तीव्र वेग के साथ प्रकंपित हो उठती है, तो उस प्रकंपन को भूकंप या भूचाल यानी अर्थक्वेक कहते हैं। यदि भूकंप का अधिकेंद्र सागरों या महासागरों पर केंद्रित होता है, तो वहां ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उठती हैं। उन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसमें सु का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है लहरें। अतः सुनामी का शाब्दिक अर्थ है
बंदरगाह की लहरें। भूकंप या सुनामी के कारण। भूकंप शास्त्रियों, वैज्ञानिकों एवं अभियांत्रिकों ने भूकंप या सुनामी की उत्पत्ति के 4 कारण बताए हैं। 1. लोचवश पुनश्चरण। 2. चट्टानों में तनाव का संपीड़न। 3. स्वतः स्फूर्त भूसंतुलन। 4. आंतरिक ऊष्मीय प्रतिक्रिया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 1. भ्रंशों के विकसित होने। 2. भ्रंश के साथ गतिशीलता। 3. ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात। 4. चट्टानों के वलन इत्यादि कारणों से भूकंप आते हैं या सुनामी की उत्पत्ति होती है। इन समस्त कारणों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। 1. विवर्तनिक कारण यानी टेक्टोनिक कॉज। इसके तहत चट्टानों में गतिशीलता जन्य कारण आते हैं, जैसे भ्रंश का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ए फॉल्ट, भ्रंश के साथ गतिशीलता यानी मूवमेंट एलोंग विथ फॉल्ट, चट्टानों के वलन यानी फोल्डिंग ऑफ रॉक्स आदि। 2. अविवर्तनिक कारण यानी नॉन टेक्टोनिक कॉज। इसके तहत ज्वालामुखी विस्फोट यानी वोल्केनिक इरप्शन, चट्टानों का स्खलन यानी लैंड स्लाइड्स, बम विस्फोट यानी ब्लास्टिंग आदि आते हैं। भूकंप के प्रकार। भूकंप मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। 1. ज्वालामुखीय भूकंप। 2. भ्रंश मूलक या वलन मूलक भूकंप। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. ज्वालामुखीय भूकंप, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन। भूगर्भ शास्त्री और भूवैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार पृथ्वी के नीचे 28 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि हो जाती है। गहराई के साथ साथ तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाती है। इसे भूतापीय प्रवणता अर्थात जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। इस भूतापीय प्रवणता के कारण ही पृथ्वी की साइमा परत अर्धतरलावस्था में है और पृथ्वी के क्रोट तक तापमान बढ़कर न्यूनतम 980 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसके कारण निफे पूर्ण तरलावस्था में है। इन अत्यंत तप्त क्षेत्रों में जब कभी कहीं जल प्रविष्ट कर जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और बाहर निकलने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वो धरातल के नीचे तरंगों के रूप में दौड़ता है तथा जहां कहीं उसे मुलायम चट्टान की परत मिलती है उसे तोड़कर बाहर निकलने लगता है। इसी के साथ पृथ्वी के भीतर भरा मैग्मा भी आग, लावा, राख आदि रूपों में बाहर निकलने लगता है, जिसके मोटे जमाव से ज्वालामुखी पर्वतों की रचना होती है। इस क्रिया के दौरान भूपरपटी यानी अर्थ क्रस्ट प्रकंपित हो उठती है, जिसे ज्वालामुखीय भूकंप कहते हैं।
2. भ्रंश मूलक या वलन मूलक भूकंप, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय फॉल्ट और फोल्ड। भूगर्भ शास्त्री W.J. मॉर्गन ने 1968 में अपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थियरी का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के भीतर 6 बड़ी प्लेटें हैं जो इस प्रकार हैं। 1. यूरेशियाई प्लेट, 2. अमेरिकी प्लेट, 3. अफ्रीकी प्लेट, 4. भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, 5. अंटार्कटिक प्लेट, 6. प्रशांत प्लेट। इन 6 बड़ी प्लेटों के अतिरिक्त अनेक लघु प्लेटें साइमा परत पर प्लवनशील हैं, अर्थात तैर रही हैं। इस मुक्त प्लवनशीलता के फलस्वरूप ये प्लेटें कभी एक दूसरे के पास आती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब कभी ये एक दूसरे के पास आती हैं और टकरा जाती हैं तो इनसे प्रभुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा ऊपर स्थित मुलायम चट्टान की परत को पिघला देती है और चट्टान टूटकर साइमा परत पर गिर पड़ती है और चट्टान के मूल स्थान पर रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे भ्रंश यानी फॉल्ट कहते हैं। इस क्रिया के दौरान भूपर पट्टी प्रकंपित हो उठती है, जिसे भ्रंश मूलक भूकंप कहते हैं। कभी कभी भूतापीय ऊर्जा उत्पत्ति स्थल के ऊपर मुलायम परत की चट्टान न होकर कठोर परत की चट्टान होती है, जो पिघलकर टूटने के बजाय ऊपर की ओर मुड़ जाती है, जिसे वलन यानी फोल्ड कहते हैं। इस क्रिया के दौरान भी भूपर पट्टी प्रकंपित हो उठती है, जिसे वलन मूलक भूकंप कहते हैं। भूकंपीय तरंगें यानी सिस्मिक वेव्स। उल्लेखनीय है कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अभिलेखित तरंगों का अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान कहलाती है। भूकंप विज्ञान के अनुसार भूगर्भ में लहरों के रूप में उत्पन्न हलचल को तरंग कहते हैं। ये तरंगें जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल अर्थात फोकस कहते हैं। जिस मार्ग से ये तरंगें ऊपर आती हैं उसे ग्रीवा अर्थात नेक तथा जहां पहुंचकर धरातल को तोड़ देती हैं उसे भूकंप अधिकेंद्र अर्थात इपीसेंटर कहते हैं। इपीसेंटर के ठीक ऊपर का भाग, जिसके चारों ओर मैग्मा का आग, लावा, राख आदि रूपों में जमाव हो जाता है, मुख विवर या क्रेटर कहलाता है। क्रेटर के बड़े रूप को काल्डेरा कहते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के नाम से जाना जाता है। पी और एस तरंगों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी जॉन केनार्ड महोदय ने तथा एल तरंगों के विषय में जानकारी D.H. लव ने दी थी। अब हम इन तरंगों का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करें। 1. पी तरंगें। पी का तात्पर्य है प्राइमरी या पुश, अर्थात ये प्राथमिक तरंगें होती हैं और भूपर पट्टी में तीव्र आघात डालती हैं। इनका एपिसेंटर अर्थात अधिकेंद्र, फोकस अर्थात भूकंप मूल के ठीक ऊपर अर्थात 90 डिग्री पर होता है। ये तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल चला करती हैं। इनकी गति सर्वाधिक होती है, अर्थात ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चला करती हैं। भूकंप मापी यंत्र
सीस्मोग्राफ सर्वप्रथम इन्हीं का अभिलेखन करता है। ये ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों में संचरण करने में सक्षम होती हैं, किंतु गति सर्वाधिक ठोस में होती है। 2. एस तरंगें। एस का तात्पर्य है सेकेंडरी या शेक, अर्थात ये द्वितीयक तरंगें हैं और इनसे भूपरपट्टी में कंपन कुछ देर तक जारी रहती है। ये सतह पर दूसरे क्रम पर पहुंचती हैं। ये ठोस में ही संचरण करती हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स चला करती हैं। इनकी गति 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अनुप्रस्थ तरंगें क्षेत्रफल तय करती हैं, अतः इन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होता है। पी तरंगें और एस तरंगें दोनों काय तरंगें अर्थात बॉडी वेव्स कहलाती हैं। 3. एल तरंगें। एल से तात्पर्य है लॉन्ग पीरियड, अर्थात ये दीर्घकालिक तरंगें होती हैं। ये सतह की तरंगें हैं, इसलिए पृष्ठ तरंगें यानी सरफेस वेव्स कहलाती हैं। ये एपिसेंटर के चारों ओर फैलती हैं। ये भी प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ चला करती हैं। इनकी गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात तीनों तरंगों में इनकी गति सबसे कम होती है। रिक्टर स्केल। ये एक भूकंप तीव्रता मापक पैमाना है जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में बनाया था। वस्तुतः भूकंप के दौरान विमुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा ही भूकंप की तीव्रता है। इसे मैग्नीट्यूड में व्यक्त किया जाता है। इसका मापन मुख्यतया रिक्टर स्केल पर ही किया जाता है। इस स्केल पर 1 से 9 तक के अंक अंकित हैं। एक अंक पर मापे गए भूकंप का अर्थ होता है 170 ग्राम टीएनटी के विस्फोट से निःसृत ऊर्जा के बराबर तीव्रता। टीएनटी एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। इस स्केल पर हर अगला अंक 32 गुना अधिक भूकंपीय तीव्रता का द्योतक होता है। 9 अंक पर मापे गए भूकंप का अर्थ होता है 70,000 ग्राम टीएनटी के विस्फोट से निःसृत ऊर्जा के बराबर तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन मर्केली स्केल पर भी किया जाता है। इस स्केल पर 1 से 12 तक के अंक दर्ज हैं। भूकंपी पेटियां यानी सिज्मिक बेल्ट्स। संसार में भूकंप की 3 पेटियां हैं। वे हैं 1. प्रशांत चक्रीय पेटी, 2. मध्य महाद्वीपीय पेटी या भूमध्य सागरीय पेटी, 3. उत्तर अटलांटिक पेटी। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. प्रशांत चक्रीय पेटी। ये पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर किनारों पर फैली हुई है। इस पेटी में तप्त मैग्मा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसे अग्निवलय अर्थात फायर रिंग के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक लगभग 80% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, जापान, मैक्सिको, चिली आदि इसी पेटी में अवस्थित हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तटीय भाग, उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में चिली तक
रॉकीज तथा एंडीज नवीन मोड़दार पर्वतों का विस्तार है। ये पर्वतीय क्षेत्र ज्वालामुखी क्षेत्र भी हैं, अतः इन भागों में वर्ष में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। 2. मध्य महाद्वीपीय पेटी या भूमध्य सागरीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी को भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। ये पेटी भूमध्य सागर में इटली के समीपवर्ती क्षेत्र से प्रारंभ होती है और यूनान, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि से होती हुई हिंदू कुश दर्रा के समीप भारत में प्रवेश करती है और यहाँ हिमालय पर्वत के समानांतर इसी के दक्षिणी किनारे से होती हुई पूर्वोत्तर भारत के असम तक आती है। यहाँ से ये पेटी 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग उत्तर पूरब की ओर मुड़ जाता है और पूर्वी चीन में तिब्बत प्लेट के नीचे विलुप्त हो जाता है, जबकि दूसरी पेटी दक्षिण की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी होती हुई अंडमान निकोबार द्वीप तक आती है। यहीं पर 12 डिग्री समानांतर के ऊपर बैरन द्वीप स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप के समीप ये पेटी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और कन्याकुमारी तक आती है। यहाँ से ये पेटी उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर पश्चिमी घाट की पहाड़ी के पश्चिम की ओर से इसी के सहारे सहारे होती हुई खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी को पार कर गुजरात के कच्छ तक आती है और समाप्त होती है। कच्छ के मुख्यालय भुज में ही इस शताब्दी का भारत में सबसे भीषण भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर तथा किलारी एवं 1843 में दक्कन भूकंप ने करनूल, शोलापुर, बेलगांव तथा बेलारी नगरों को क्षति पहुंचाई थी। 3. उत्तरी अटलांटिक पेटी। ये पेटी आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्यवर्ती क्षेत्र से प्रारंभ होती है और दक्षिण की ओर आयरलैंड, इंग्लैंड, बिक्के की खाड़ी से होती हुई स्पेन तक आती है। इस पेटी में मैग्मा अब शीतल और ठोस हो चुका है, इसलिए इस पेटी में भूकंप की आशंका नगण्य हो गई है। सबसे कम भूकंप इसी पेटी में आते हैं। भारत में भूकंप क्षेत्र यानी जोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया। भूकंप सामान्यतया कहीं भी और कभी भी आ सकते हैं, किंतु कुछ क्षेत्र इस दृष्टि से अधिक संवेदनशील होते हैं और वहां भूकंपों के आघात अधिक होते हैं। भारत का लगभग 58.6% भौगोलिक क्षेत्र कम या अधिक प्रबलता के भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। भारत में प्राकृतिक विभागों और भूकंप क्षेत्रों के बीच गहरा संबंध है। तदनुरूप भारत के भूकंप क्षेत्रों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 1. हिमालयी क्षेत्र, 2. सिंधु गंगा क्षेत्र, 3. प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. हिमालयी क्षेत्र। ये भारत का उत्तरी भूकंप क्षेत्र है, जो हिमालय पर्वत और उसके समीपवर्ती भाग में पूरब पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। चूंकि हिमालय पर्वत अभी भी निर्माण की अवस्था में होने के कारण संतुलन नहीं प्राप्त कर सका है, अतः ये सर्वाधिक अस्थिर क्षेत्र है। यह सर्वाधिक भूकंप सघनता वाला माना जाता है। काबुल, क्वेटा, पेशावर से लेकर
म्यांमार तक के क्षेत्र इसी पेटी में आते हैं। 2. सिंधु गंगा का क्षेत्र। हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थित ये वो क्षेत्र है जिससे उत्तर की विस्थापन तथा संपीड़न जन्य वलन से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये उपर्युक्त अस्थिर हिमालयी क्षेत्र के दक्षिण में सिंधु और गंगा के मैदान में स्थित है और सामान्य भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। 3. प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत के दक्षिण में स्थित ये वो क्षेत्र है जो अतीत काल में घटित भूक्रांतियों के दौर में अविचल रहा है, अतः ये एक स्थिर भूभाग है, इसलिए इसमें भूकंप की आशंका कम रहती है। फिर भी इस क्षेत्र में भी कई बार भीषण भूकंप आए हैं। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद में आए भूकंप ने भूवैज्ञानिकों, भूभौतिकविदों एवं भूकंप विज्ञान वेत्ताओं को इस क्षेत्र में पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की महत्ता बढ़ गई, अतः अब नए शोधों के आधार पर दक्कन का पठारी भाग भी विशिष्ट भ्रंश अक्षों के सहारे संवेदनशील माना जाने लगा है। फिर भी प्रायद्वीपीय भारत का मध्यवर्ती भाग आज भी अपेक्षाकृत कम बल्कि न्यूनतम भूकंप सघनता का क्षेत्र बना हुआ है। भारत में भूकंप मानचित्र। 1962 में भूगर्भ शास्त्रियों, भूभौतिकविदों, भूकंप विज्ञान वेत्ताओं एवं अभियांत्रिकों की एक समिति ने भारत का पहला भूकंप क्षेत्र मानचित्र तैयार किया था, जिसमें भारत को भूकंप की दृष्टि से 5 भागों जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एवं जोन 5 में विभक्त किया गया था। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। जोन 1, इसके अंतर्गत भारत का कोई भी भाग नहीं आता है। इसमें 2 मैग्नीट्यूड से कम तीव्रता के रिक्टर स्केल के भूकंप आते हैं, ये अल्प कंपन करते हैं। जोन 2, इसके अंतर्गत तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक तथा कुछ भागों को छोड़कर समस्त मध्य भारत आता है। इसमें 2 से 4 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के भूकंप आते हैं। ये भूकंप तीव्र कंपन करते हैं। जोन 3, इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिम पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल के पश्चिमी भाग आते हैं। इसमें 4 से 6.5 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के भूकंप आते हैं। ये अति तीव्र कंपन उत्पन्न करते हैं। जोन 4, इसके अंतर्गत उत्तरी भारत का तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का आगरा, मथुरा, सहारनपुर तथा तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात आदि, इसमें 5 से 7 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के भूकंप आते हैं। ये विध्वंसकारी होते हैं। जोन 5, इसके अंतर्गत समूचा पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी बिहार, उत्तराखंड, कश्मीर घाटी, उत्तर पश्चिमी गुजरात, हिमाचल प्रदेश आते हैं। इसमें 8 से अधिक मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के भूकंप आते हैं। ये अति विध्वंसकारी होते हैं। नोट: इस मानचित्र में 1967-1970 में संशोधन किया गया।
पुनः 2002 में संशोधन करते हुए जोन 1 को जोन 2 में शामिल कर दिया गया तथा दक्षिण भारत के मानचित्र को संशोधित करते हुए चेन्नई, जो कि जोन 2 में शामिल था, को जोन 3 के अंतर्गत ला दिया गया। भूकंप त्रासदी के दुष्प्रभाव। भूकंप से न केवल मानवीय क्षति होती है, अपितु पशु संपदा, मृदा संपदा, विकास और व्यापार व्यवसाय को भी भारी क्षति होती है। बांधों में दरारें पड़ने से एक बड़े क्षेत्र के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो सकता है। स्थल में दरारें पड़ जाने से गर्म जल और बालू के निःसृत होने से कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो जाती है। निर्माणाधीन कार्यों को क्षति पहुंचती है तथा आगे के विकास कार्य कठिन हो जाते हैं। निर्यात और व्यापार व्यवसाय अवरुद्ध हो जाते हैं। मकानों आदि के ध्वस्त होने से मलबों का अंबार लग जाता है, जिसको हटाना एक जटिल समस्या होती है। उदाहरण के लिए 26 जनवरी 2001 को भुज, गुजरात में आए भूकंप से 8 लाख मकान प्रभावित हुए थे और 70 लाख टन मलबे का निर्माण हुआ था। स्पष्ट है कि वृहत क्षेत्र में भूकंप से विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, किंतु अफसोसजनक है कि अभी भी भवन निर्माण में भूकंपरोधी तकनीकों का समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जोन 4 में स्थित दिल्ली अवैध कॉलोनियों का गढ़ है। ये दशकों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और कुशासन की देन है। यहाँ के 80% मकान 8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाले भूकंप को सहन करने में अक्षम हैं। ये मानवता की दृष्टि से दुखद है। भूकंप त्रासदी से निपटने के उपाय। विकसित देशों की भांति भारत में भी भूकंप प्रबंधन के प्रयास किए गए। भुज भूकंप के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आपदा प्रबंधन समूह यानी डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप DMG का गठन किया गया। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भूकंप की गहनता का मापन तथा DMG द्वारा भूकंप जन्य विनाश का आकलन किया जाता है। कृषि मंत्रालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भू उपयोग में घटित परिवर्तन का आकलन करें ताकि कृषि पर भूकंपों के दुष्प्रभावों का आकलन किया जा सके। इन सब के बावजूद निम्न उपायों को व्यवहृत करने की आवश्यकता है। 1. प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की जाए ताकि भूकंप जनित समस्याओं से निपटने की दिशा में तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जा सके। 2. जन सामान्य को ऐसी आपदाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और एहतियाती कदमों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। डगलस कॉप के त्रिकोण सिद्धांत तथा व्यक्ति को स्वयं को बचाने के प्रति प्रशिक्षित किया जाए। 3. ये माना जाता है कि भूकंप मुक्त क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता है, किंतु भूकंप सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा सकता है। अतः मकानों के निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग हो जो 8 मैग्नीट्यूड तक की तीव्रता वाले भूकंप को सह सके, जैसा कि जापान में है। यद्यपि ये भारत जैसा विकासशील राष्ट्र के लिए अत्यधिक व्यय साध्य और कठिन होगा, फिर भी वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं। गुजरात में भुज भूकंप के बाद कई लाख मकान बनाए गए और निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराए गए। अतः भारत के लिए आवश्यक है कि एक ओर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जाए तो दूसरी ओर जनता में नवीन तकनीकों तथा बचाव के उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।